तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम हम स्टार्ट करने से पहले अगर एक कोई 1 मिनट का रिकैप आप मुझे करवा देंगे तो। वैसे मैंने आपके मैसेज के बाद तो रिकैप कर लिया। अरे नहीं, मैं करा रहा हूँ 1 मिनट। हम यहाँ आते हैं। हम पहले एक रीकैप कर लेते हैं आज की क्लास में, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आ, आपको मेरी यूट्यूब की स्क्रीन नज़र आ रही है ना? जी अच्छा। बिल्कुल आ रही है। यूट्यूब की स्क्रीन पे हम आए तो हम आए कि प्लेलिस्ट में आने के बाद हम आ गए अकाउंटिंग एंड क्विक बुक्स पे। पांचों क्लासें हमारी लास्ट यहाँ रखी हुई हैं। या हम आ गए वीडियोस में। देखिए, हमने ये किया था कि पहली क्लास में हमने यहाँ इस क्लास में हमने क्या किया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस की बात की थी कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और ट्रेडिंग क्या होता है। और इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आप इस पे आएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा कि हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हमने देखे थे, मैन्युफैक्चरिंग, कंसल्टिंग, ट्रेडिंग। फिर हमने ये जी देखा बिल्कुल। था कि ये ज़रूरी क्यों है ये समझना। और फिर हमने क्विक बुक्स में कंपनी कैसे बनाते हैं, इंडस्ट्री कैसे चूज करते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट, एलिमेंट ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स को हमने देखा था। और हमने मैप करना सीखा था एलिमेंट्स को और हेड्स ऑफ अकाउंट्स को। और डिफरेंस क्या है अकाउंटेंट वर्जन में और इंडस्ट्री वर्जन में। तो ये हमने पहली हम्म। क्लास में एक चीजें हमने थोड़ी सी सीखी थी। सेकंड क्लास के अंदर हमने क्या सीखा था? हमने कहा था कि फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं, उसमें से हम एक हेड ऑफ अकाउंट कैसे निकालते हैं, और फिर उस हेड ऑफ अकाउंट को एलिमेंट से कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो तीन चीजें फिर हमने बना दी थी कि भाई मैंने, लेट्स सपोज मैंने बाहर से एक बर्गर मंगाया मेहमान के लिए जो मेरा क्लाइंट था। इस ये एक ट्रांजैक्शन हुई बर्गर मंगाने की, उस पे मैंने लेट्स से $10 खर्च किए। ये $10 एक फाइनेंशियल करेंसी है और इसकी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है। इससे मैंने हेड निकाला, हम्म। हेड था मील्स एंड एंटरटेनमेंट। और उस मील्स एंड एंटरटेनमेंट के हेड को मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट के एलिमेंट एक्सपेंसेस से इंटीग्रेट कर दिया। तो ये तीन स्टेप हमने देखे थे और इसकी रिकॉर्डिंग देखी थी। और फिर हमने बात की थी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होती हैं और इसकी मैपिंग क्या होती है। थर्ड क्लास के अंदर हमने ये बात की थी कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है और डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं। और हमने एक चार्ट बनाया था, उसमें हमने कुछ एंट्रीज की प्रैक्टिस की थी, जिसमें मैंने कुछ एंट्रियां आपसे पूछी थी कि आप बताएं इसका क्या जवाब है, इसका क्या जवाब है। तो हमने डबल जी। एंट्री की प्रैक्टिस की थी। उसके बाद हमने चौथी क्लास के अंदर हमने ये किया था कि हमने, एक मिनट, ये पढ़ा कैसे होगा, चले खैर। हमने अ, चौथी क्लास में हमने ये देखा था रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड होंगे, कैश बेसिस पे और एक्रूवल बेसिस पे, पार्टी लेजर कैसे बनेगा। और हमने वेंडर सेंटर का ओवरव्यू लिया था, बिल कैसे रिकॉर्ड होगा, बिल की पेमेंट कैसे होगी बैलेंस शीट में, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इंट्रीज का इफेक्ट क्या जा रहा है और रिपोर्ट्स पे हमारी ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट क्या जा रहा है। और हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें ये देखा था कि हमारा सेल साइकिल क्या है। इसमें हमने गूगल बार्ड, अब तो इसका नाम खैर जिमिनी हो गया है, पहले गूगल बार्ड था। तो गूगल बार्ड से हमने देखा था सेल साइकिल क्या है, आपको याद होगा, जिसमें यानी एक हमने फ्लो देखा था, सेल ऑर्डर होता है और इनवाइसिंग और उससे पहले जी बिल्कुल। वगैरह वगैरह। एग्जैक्ट मेरे जहन में नहीं है, हमने उस दिन काफी डिटेल में देखा था। और फिर हमने इन्वेंट्री अकाउंट बनाया था, इन्वेंट्री अकाउंट कैसे बनता है और रिसीवेबल की एंट्रीज कैसे होती हैं। बैकएंड पे दो एंट्रीज होती हैं सेल करते हुए, कॉस्ट ऑफ सेल्स की और सेल्स की। तो ये हमने सेल साइकिल देखा था। आज हम इसको बंद कर देते हैं, आज हम परचेजेस देखते हैं। जी ठीक है। ठीक है। आज हम थोड़ी सी जी परचेज ठीक की होगा। बात कर लेते हैं। और हम परचेज की बात करने के बाद अगेन हम क्विक बुक्स पे उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम अगेन उसी पे जाते हैं, गूगल जिमिनी पे।
उसमें मेरा एक्सपीरियंस है कि क्विक बुक्स के बारे में अच्छी डिटेल्स दे रहा था वो। तो ये जुनेद साहब, ये गूगल जिमिनी क्या है? ये मेरे ब्राउजर में भी आया हुआ है। बेसिकली ये एक एआई टूल है ना। जिस तरह से चैट जीपीटी है, इसी तरह गूगल जिमिनी है। इससे आप सवाल जवाब कर सकते हैं। आपको अभी जैसे हम देखें, ओके। अभी हम कर रहे हैं ना। अब देखें, हम गूगल जिमिनी पे आ गए। आपको नजर आ रही है स्क्रीन गूगल जिमिनी? जी बिल्कुल आ रही है। हेलो जुनेद, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? अब हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं। हम कहते हैं आई, पहले हम बैकग्राउंड देते हैं इसको। आई वॉन्ट टू लर्न परचेज साइकिल एंड हाउ इट वर्क इन क्विक बुक्स। ठीक है। ये मैंने उसको बैकग्राउंड दे दिया। अब मैं उसको एक्शन दूंगा। राइट स्टेप बाय स्टेप गाइड। हम, क्योंकि आप भी लर्नड हैं, मैं भी लर्नड हूं, तो हम बहुत लंबी उसको ब्रीफली कह देते हैं, वरना तो लंबी चौड़ी डिटेल दे देगा। हम उसे कहते हैं राइट ठीक स्टेप हो बाय गया। स्टेप गाइड ब्रीफली। ठीक है। और ठीक हो हम एक गया। काम और भी कह देते हैं, हम उसको इसका फॉर्मेट भी दे देते हैं। हम कहते हैं कि ब्रीफली एंड इन बुलेट्स। हमने उसको फॉर्मेट भी दे दिया ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा लगे, वरना एक लंबी चौड़ी डिटेल दे देगा ये हमें। हमने इंटर किया। अब देखें वो हमें हमें आंसर दे रहा है हमारा। ठीक हो गया। देखिए कह रहे हैं व्हाइल क्विक बुक्स डज नॉट हैव बिल्ड इन परचेज अप्रूवल प्रोसेस। कह रहा है कि क्विक बुक्स में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि आप परचेज अप्रूवल प्रोसेस कर ले। क्या होता है? ये है नॉर्मल ईआरपीज में, जो अच्छे ईआरपीज होते हैं उसमें ये होता है कि आप सबसे पहले पर आपको परचेज करना है। लेट्स से प्रोडक्शन वालों को एक केमिकल नंबर 1 चाहिए। तो वो उनका प्रोडक्शन वालों का एक यूजर होता है, यूजर आता है, जाकर परचेज रिक्वेजिशन इनिशिएट करता है। अच्छा, पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर हम अपनी जो हमें आता है, हमें हमें आपस में आता है, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। देखें, हम इसने बिल्कुल ब्रीफ दिया है, हमारा टाइम भी बच जाएगा। बहुत ब्रीफ दिया, अदरवाइज ना ये बड़ी लंबी तफसील दे देता। तो प्रॉम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसा प्रॉम्प्ट देंगे वो आपको वैसा ही देगा। अगर हम लिख देते हैं ना इसको, आई वॉन्ट टू लर्न परचेज साइकिल, प्लीज गाइड हाउ इट वर्क्स, आपको एक लंबी चौड़ी तफसीलात दे देता। जो जो आपने, क्योंकि उसको बंद नहीं किया था कि मुझे किस रेफरेंस से दें। अब मैंने उसको बंद किया कैसे? मैंने कहा भाई मुझे क्विक बुक्स से रेलेवेंट बात बताना और ब्रीफली बताना। तो उसने छोटा सा कंसाइज करके अपना आंसर लेकर आया है। तो ये अहमियत है कि हम प्रॉम्प्ट कितना अच्छा लिखते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि while QuickBooks does not have a built-in purchase approval process, here is journal guide। ठीक है, जर्नल गाइड देख लेते हैं। कहते हैं आइडेंटिफाई नीड एंड एम्प्लॉय आइडेंटिफाई द नीड फॉर अ, ये तो एक सिचुएशन दे रहा है कि जी वो एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा है, उसे कोई चीज खरीदनी है। अच्छा, क्रिएट परचेज रिक्वेजिशन ऑप्शनल, दिस स्टेप्स इन्वॉल्व्स मैनुअली क्रिएटिंग अ रिक्वेजिशन फॉर्म outlining the desired products. QuickBook does not have built-in requisition feature। ये देखिए ये क्या हो रहा है। सबसे पहले हम, आप लेट्स से कि जैसे इन्होंने मिसाल दी कि आप एक डिपार्टमेंट में, हम एज्यूम कर लेते हैं आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, आपको केमिकल चाहिए। या इवन हम इस एक आसान सी मिसाल ले लेते हैं, आप अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में हैं और आपका जो प्रिंटर है वो खराब हो गया है। तो अब आपको एक प्रिंटर चाहिए। तो रिक्वेजिशन इशू करने वाला वो होता है जिसकी नीड होती है, जिसकी डिजायर है उस प्रोडक्ट के लिए। तो आप क्या करेंगे? आप परचेज डिपार्टमेंट से या आपके डिपार्टमेंट में ही एक रिक्वेजिशन बुक होगी। आप यानी कि आप एक दरखास्त लिख रहे हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, उसे कहते हैं परचेज रिक्वेजिशन। आप उस पर लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे और उस पर लिखेंगे फॉर अकाउंट डिपार्टमेंट, मुझे ये प्रिंटर चाहिए, पिछला खराब हो गया, उस पर रीजन लिखते हैं। बस ये एक रिक्वेजिशन बन जाती है। ये रिक्वेजिशन बनने के बाद, आपसे ये एप्लीकेशन बनने के बाद अप्रूवल अथॉरिटी के पास जाती है। तो यहाँ ये बात कही जा रही है, क्विक बुक्स में तो ये नहीं है फीचर, बाकी ईआरपीज में होता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए।
अब आपने रिक्वेजिशन बना दी कि जी मेरा मेरे प्रिंटर खराब हो गया, नया प्रिंटर चाहिए, या प्रोडक्शन में मुझे केमिकल वन चाहिए, या आपका खाली टोनर रिप्लेस करना था तो टोनर की रिक्वेजिशन आपने बना दी। अब ये सारी स्टोरी, ये सारी एप्लीकेशंस आ गई अप्रूवल अथॉरिटी के पास, ये आ गया अप्रूवल प्रोसेस। द रिक्वेजिशन में रिक्वायर अप्रूवल 100%, यहाँ में इन्होंने लिखा है लेकिन जाहिर है अगर किसी इन्वायरमेंट में जरूरत होती है, लेकिन जहाँ सिस्टमेटिकली चीजें रन हो रही हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन है, वहां पर रिक्वायरमेंट की ये ऑप्शनल नहीं होती, आपको लेना ही होता है इसका अप्रूवल। The requisition may require approval through email or designated workflow, can be automated by third party app। देखें ये होता है नॉर्मली। अच्छा, अब एक आम सी कंपनी है छोटी सी, उसमें क्या होगा, जैसे मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैं मेरा प्रिंटर चाहिए होता है, मैं रिक्वेजिशन बनाता हूँ, अपने बॉस के पास जाता हूँ, मैनुअली बनाता हूँ, प्रिंटेड होती है, बॉस मेरे साइन करते हैं, मैं जाके आईटी डिपार्टमेंट को दे देता हूँ। आईटी डिपार्टमेंट क्या करता है, उसके ऊपर पीओ बनाता है सिस्टम से, और पीओ प्रिंट करके वेंडर को दे देता है, वेंडर इनवाइस कर देता है। पेमेंट के लिए जब अकाउंट्स में आता है तो मेरी रिक्वेजिशन लगी होती है जिसमें मेरे बॉस के साइन है, और पीओ लगा होता है सिस्टम जनरेटेड, जो कि आईटी डिपार्टमेंट ने इशू किया है और आईटी के हेड ने उसको देखते हुए अप्रूव किया था। और थर्ड वो इनवाइस लगी हुई है, और मेरे अप्रूवल, मेरे साइन होते हैं उस पे कि जी ये चीज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है और पेमेंट रिलीज हो जाती है। ये प्रोसेस है नॉर्मल मैनुअल, जिसको इन्होंने कहा है कि आप ईमेल या कोई डेजिग्नेटेड फ्लो वर्क फ्लो हो। अच्छा, ऑटोमेटेड में क्या होता है, ऑटोमेटेड में ये होता है, आप सपोज कर लें नवीद भाई, आप सपोज कर लें आप परचेज में हैं, सॉरी आप प्रोडक्शन में हैं, और आप क्या करेंगे, आप एक रिक्वेजिशन इनिशिएट करेंगे, वो आपके हेड के पास आएगी, जो कि प्रोडक्शन के हेड है, आप प्रोडक्शन मैनेजर है। प्रोडक्शन के हेड उसको अप्रूव करेंगे, अप्रूव करने के बाद वो आ जाएगी परचेज डिपार्टमेंट के पास। परचेज डिपार्टमेंट के पास भी अगर कोई अप्रूवल अथॉरिटी की कोई लगी हुई है रिस्ट्रिक्शन, तो ठीक है कि उसने जीएम परचेज से अप्रूवल लेना है उस मैनेजर ने या नहीं। वो लेने के बाद क्या करेगा, फिर आगे परचेज डिपार्टमेंट, वो परचेज वाला ही है तो वहां से अप्रूवल होने के बाद वो पीओ इशू कर देगा और आगे। अच्छा, इसके अंदर हर डिपार्टमेंट, हर ईआरपी के अपने वर्क फ्लोज होते हैं। किसी में सिर्फ सिंगल अप्रूवल है, किसी में दो अप्रूवल है, किसी में तीन अप्रूवल है, बाजू का। तो इसके अंदर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी इन्वॉल्व हो रहा होता है, जी क्या चीज जा रही है, इतने रुपए से इतने की चीज होगी तो मेरा भी अप्रूवल जरूरी है। तो विद रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी लिमिट्स भी आ जाता है कि आप जो फॉर एग्जांपल आपने एक ऑर्डर किया, वो था 1,000 रुपए का, हो सकता है उसकी कोई भी अप्रूवल की जरूरत ना पड़े सिवाय प्रोडक्शन में जो परचेज मैनेजर है या आपके हेड के। लेकिन एक चीज 1 करोड़ रुपए की है तो उसमें बहुत सारी अप्रूवल्स आ जाएंगे, हो सकता है वो बीओडी के पास भी जाए वो अप्रूवल कि जी 1 करोड़ की परचेज होने जा रही है। आपने तो इनिशिएट कर दिया, आपके हेड ने भी ओके कर दिया, लेकिन परचेज वाला अपने जीएम परचेज से भी कराएगा, वो फिर वहां क्योंकि कहेगा 1 करोड़ की परचेज, तो भाई इसको बोर्ड में अप्रूवल के लिए भेजो, बोर्ड उसको रिजॉल्व करेंगे, हाँ जी ये अप्रूव्ड है, तो फिर आगे परचेज प्रोसेस होगा। तो ये सारी चीजें हैं। बाज औक़ात ऐसा होता है बड़ी बड़ी परचेजेस हो जाती हैं लेकिन उसमें बोर्ड की अप्रूवल की जरूरत है, तो लेटर ऑन उसको रेटिफाई करा लिया जाता है कि बोर्ड उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है परचेज तो हो गई लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, ये ठीक है। तो खैर ये अब तक थ्योरेटिकल थोड़ी सी हमारे बातें हो गई, अदर देन क्विक बुक्स। क्विक बुक्स पे हम नहीं आए, अब क्विक बुक्स की हम बात कर लेते हैं। अच्छा, ये थर्ड पार्टी ऐप, ये जितने भी काम होते हैं ना, जो ऑनलाइन अप्रूवल, ये थर्ड पार्टी ऐप से हो जाते हैं, क्योंकि क्विक बुक से तो थर्ड पार्टी ऐप की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कोई भी यूट्यूब की आप वीडियो वगैरह, उसकी यूट्यूब पे आप वीडियो देखिएगा, उसमें आपको जो ईआरपी सॉफ्टवेयर हैं वो क्या करते हैं, उसमें रिक्वेजिशन भी ऑनलाइन बनता है, अप्रूवल भी ऑनलाइन होता है, तमाम चीजें पीओ भी ऑनलाइन, यानी कि पेपरलेस एनवायरनमेंट में सारा काम होता है। इवन इनवाइस भी पोर्टल पे ही आ जाती है आपका सप्लायर से, आपके यानी आप एसएपी की बात करेंगे तो आपका सप्लायर की इनवाइसिंग भी आपसे इंटीग्रेटेड होती है। खैर ये हमने एक थ्योरेटिकल डिस्कशन कर ली, हम तो क्विक बुक्स देख रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं क्विक बुक्स की तरफ। क्विक बुक्स में क्या पहला स्टेप होता है, क्रिएट परचेज ऑर्डर इन क्विक बुक्स। ठीक है, कब बनाएंगे, जब आपका अप्रूवल वगैरह हो गए, ज़ाहिर है आप मैनुअल करेंगे या ईमेल्स पे करेंगे, और उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। ये हम अभी हैंड्स ऑन करके देख लेंगे परचेज ऑर्डर में क्या क्या होता है। उसके बाद क्या होता है, परचेज ऑर्डर को आपका वेंडर एक्सेप्ट कर देता है, आप उसको ईमेल से भेज देते हैं, और उसके बाद वो आपको माल डिलीवर कर देते हैं और आप इनवाइसिंग हो जाती है, फिर आप पेमेंट कर देते हैं फाइनली। तो ये एक परचेज प्रोसेस का थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है या हम कोई कुछ तरफ बढ़े? जी ये क्लियर है, हम आगे चलते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहला स्टेप आप क्या कर रहे हैं,
हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा एक वेंडर है, उसका नाम है अहमद इंडस्ट्रीज, और हम उससे एक, बल्कि हम पहले एक, हाँ अहमद इंडस्ट्रीज है, और हम उससे हम प्रोडक्शन करते हैं, हमारा केमिकल नंबर अल्फा खत्म हो गया है। तो हम पहली दफा परचेज कर रहे हैं अहमद इंडस्ट्रीज से। तो सबसे पहले आप क्या करें, मैं अगेन बताता हूं आपको। आप आइए वेंडर, वेंडर सेंटर, और यहां से आइए न्यू, न्यू वेंडर, और यहां आप लिख दें, ये परमानेंट कार्ड है, परमानेंट वेंडर डेटा कार्ड है, इसमें आप जो भी मैक्सिमम चीजें उसकी डालना चाहते हैं आप डाल दें। हमने कहा अहमद हम इंडस्ट्री। इसको जब चाहे एडिट भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप एडिट कर सकते हैं, आपके सब ईमेल नहीं है, एनटीएन नहीं है, कल आया तो आप डाल दीजिएगा। मैंने उसका फोन नंबर और तमाम चीजें जो जो भी मैं भरना चाहता हूँ, पेमेंट आप किस अकाउंट में देंगे, उसका कोई अकाउंट नंबर यहाँ लिखना चाहते हैं, क्रेडिट लिमिट लिखना चाहते हैं, लेट्स से हम कहते हैं इससे 60 दिन का हमारा मामला होता है, 60 दिन बाद पेमेंट हम देंगे। तो या जो भी और भी इसमें सेटिंग्स हैं मौजूद, लेकिन अभी हम इन्वेंट्री को देखते हैं कैसे आती है, और बिल्कुल बेसिक बेसिक से हम देख लेते हैं। हमने ये पार्टी क्रिएट कर दी और सेव कर दिया, तो हमारे पास एक पार्टी क्रिएट हो गई। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये, हमें केमिकल अल्फा चाहिए, तो हम लिस्ट में जाके देखते हैं कि क्या हमारी आइटम लिस्ट, आइटम लिस्ट में आप आकर देखें क्या हमारी इन्वेंट्री, हम न्यू में गए, हमारी इन्वेंट्री में अभी नहीं है अल्फा, हमने इन्वेंट्री पार्ट पे क्लिक किया और हमने आइटम बनाया केमिकल अल्फा। ठीक है। और ठीक है। हम यहाँ, इसकी कॉस्ट आप फिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि यह मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, चेंज होती रहती है, तो हम कुछ भी हम इसकी प्राइस नहीं रखते। और क्योंकि हम ठीक। मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो इसलिए ज़ाहिर है हम सेल प्राइस भी नहीं रखेंगे, क्योंकि ये तो अल्फा बीटा गामा मिलकर एक प्रोडक्ट बनेगी, हम अभी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। तो लिहाजा इसकी सेल प्राइस भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इन्वेंट्री के अंदर ये यहाँ पे पार्क हो जाया करेगा, ये इन्वेंट्री एसेट, ये चार्ट ऑफ अकाउंट से लिंक हुआ हुआ है। हम इसको सेव कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि एक इनकम का हेड दे दें, ठीक है, हम एक इनकम का हेड यहाँ दे, सेल्स का हेड दे, हम एक काम करते हैं, एक इनकम का हेड बना लेते हैं, लेकिन हमें ये किसी काम आएगा नहीं मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन बहरहाल हम इसको एक हेड यहाँ बना लेते हैं। रॉ मटेरियल सेल्स का हम एक हेड बना लेते हैं, इसकी ठीक रिक्वायरमेंट है। है, तो हमने एक हेड बना लिया। हो सकता है कल को आप रॉ मटेरियल सेल भी कर दें, हो भी सकता है आपके पास एक्सेस बचा हुआ था, किसी और मैन्युफैक्चरर को बेच दिया आपने, तो हमने इन्वेंट्री आइटम बना लिया। ये हमने दो काम करने हैं। उसके बाद हम परचेज ऑर्डर यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, और हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने ठीक परचेज है। ऑर्डर क्लिक किया। परचेज ऑर्डर का मतलब ये है कि इस केमिकल को खरीदने के लिए इदारे में अप्रूवल्स हो चुके हैं, इदारे के इंटरनल अप्रूवल्स के बाद अब हम परचेज ऑर्डर बना रहे हैं, क्योंकि ये परचेज ऑर्डर तो हमें इसका प्रिंट निकाल के, अच्छा परचेज ऑर्डर बनने के बाद भी अप्रूवल होते हैं, तो अप्रूवल्स की जी। क्या प्रोसीजर्स हैं वो ज़ाहिर है कोई बुक्स के अंदर नहीं है, लेकिन हमें बस इतना हो कि हाँ ठीक है, हर इदारे में डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट अप्रूवल्स रिस्ट्रिक्शन लगी होती हैं। तो ये हमने ठीक वेंडर है। को देना है, यहाँ वेंडर का मैसेज भी, आप कुछ लिखना चाहते हैं आप वेंडर को यहाँ लिख भी सकते हैं। तो हमने कहा, अब देखिए यहाँ मुख्तलिफ टेम्पलेट्स आते हैं, कस्टम परचेज, यहाँ पे मुख्तलिफ टेम्पलेट्स आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं दे रहा ये, खैर यहाँ डिफरेंट टेम्पलेट्स आप देख सकते हैं। बहरहाल ठीक है। हमने यहाँ से वेंडर लिया, हमने कहा ड्रॉप शिप टू, ड्रॉप शिप टू, ये तो मेरे पास ही आना है, या अगर आप किसी वेयर हाउस में अपने भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वेयर हाउस को अलग से ऐड कर सकते हैं, या अदर, इसको आप क्लिक करके अदर करके उसकी डिटेल आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ तक एंटरप्राइज वर्जन, हम तो प्रो वो देख रहे हैं ना, प्रीमियम देख रहे हैं, एंटरप्राइज वर्जन में वेयर हाउसिंग भी होती है। तो फिलहाल हम यही ठीक कह रहे हैं कि अहमद इंडस्ट्रीज को ऑर्डर दे रहे हैं और नवीद जुनैद इंटरप्राइजेस को ही आना है। तो हम वेंडर पे, वेंडर आ गया, यहाँ डेट आ गई, ये सीक्वेंस में खुद ले लेगा, सेल ऑर्डर नंबर, देखें ये वेंडर है, हमने इसका एड्रेस नहीं लिखा था, देखें यहाँ नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि हम जो है ना वेंडर कार्ड अपडेट कर दें, तो आप वेंडर में जाएंगे, वेंडर सेंटर, जैसे आपने कहा था क्या मैं एडिट कर सकता हूँ, बिल्कुल आप इस पर डबल क्लिक करें, अहमद एंटरप्राइज पे, और यहाँ पे आप इसका जो भी एड्रेस वगैरह डालना चाहते हैं आप डाल दीजिए, एनटीएन नंबर, सेल्स टैक्स नंबर, ये जो भी डालना चाहते हैं डाल के आप ओके कर दीजिए।
ठीक है। अब देखें ये ठीक है। ओके, ठीक है। ये सेव हो गया। यस। तो अब मैं परचेज ऑर्डर पे जाऊंगा, देखें यहाँ पे उसने, आप देख रहे हैं उसने वो चीजें भी यहाँ पे डाल दी। राइट। जी जी ओके। ये बिल्कुल। हमारा एड्रेस है, जितना अच्छा एड्रेस हम डालेंगे उतना आसानी रहेगी डिलीवरी में वेंडर को। ये शिप टू है, ये वेंडर है। हमने कहा आइटम हमारा ऐड हो गया था, ये हमने लिया आइटम अल्फा, केमिकल अल्फा। और कोई डिस्क्रिप्शन इसकी है, अगर आपने अपने आइटम कार्ड पे सेट की हुई थी तो वो यहाँ आ जाएगी, अदरवाइज आप यहाँ लिख भी सकते हैं। हमने कहा हमें 10 क्वांटिटी का ऑर्डर, 100 क्वांटिटी का ऑर्डर है, और हमारी प्राइस एग्रीड हो गई। अब जाहिर है यहाँ एग्रीड प्राइस आ रही होती है आपकी, और इसका अप्रूवल पहले हो चुका होता है। हमने कहा 100 रुपए का है, ठीक है। क्वांटिटी 100, और रेट 100। अच्छा यहाँ पर, अच्छा अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं उसको। अच्छा, अ, इसको भी, इस कॉन्सेप्ट को भी अभी छोड़ देते हैं। अब हमारा ठीक बिल है। देखिए कितने का बना, 10,000 रुपए का। ये ठीक हमें है। 10 क्वांटिटी, अब क्वांटिटी, अब यहाँ एक क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए जुनेद भाई, क्वांटिटी का यूनिट ऑफ मैयर क्या है? ये ज़ाहिर है ये 1 किलो है, एक डब्बा है, क्या है ये? ठीक है। तो इसको सेल टैक्स में यूओएम कहते हैं। जी जी, यूओएम होता है ना, यूनिट ऑफ मैयर, वो तो यूनिट ऑफ आना चाहिए मेजरमेंट। इसका यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अभी हम उसको भी ड्रॉप कर रहे हैं। अभी हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि पीओ कैसे आएगा, इनवाइस कैसे आएगी, पेमेंट कैसे प्रोसेस होगा। फिर मजीद भी इसमें जो चीजें हैं इंशाल्लाह उसको भी एक्सेल करेंगे। ठीक। तो अभी हमने कहा जी हम ठीक ये है। 100 डब्बे मंगा रहे हैं, 100 रुपए का है, 10,000 का पीओ रेज कर दो। हमने सेव एंड क्लोज किया, इसको आप क्लोज कर दें, कुछ मत करें। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे कितने पीओ है। अगर आप देखना चाहते हैं हमारे कितने पीओ ओपन है, इनके साथ वेंडर में आए, वेंडर सेंटर। उसके बाद ये देखिए अहमद इंडस्ट्रीज, और अहमद इंडस्ट्रीज में आप ये देखिए कि ये एक पीओ आपको नजर आ रहा है, ये देखिए। ठीक है। ठीक है। आपने इसकी यहाँ से, अमाउंट नेगेटिव में क्यों शो हो रही है? अमाउंट नेगेटिव में क्यों शो हो रही है, आपका अच्छा सवाल है। अ, इसकी तो अभी कोई ट्रांजैक्शन जर्नल भी नहीं बनी होगी। ट्रांजैक्शन जर्नल पीओ की बनी है। हाँ, ठीक है। इसका मतलब ये हो सकता है। अच्छा एक चीज और याद रखें कि जब पीओ बनाते हैं ना, इसका बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट नहीं जाता। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, आपको मैं दिखा भी दूं। अगर इसका इम्पैक्ट होता और इन्वेंट्री से रिकॉर्ड होती तो इन्वेंट्री हमारी बढ़ जानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक अहमद इंटरप्राइज के नाम से एक कोई एंट्री हुई हुई है, मैं इसको जीरो कर देता हूँ, बल्कि चले रहने देते हैं हम। अच्छा मैं आपको ये बात बता, अच्छा नेगेटिव इसलिए हुआ हुआ है कि ये एक्सपेक्टेड आउटफ्लो है वेंडर का, यानी 10,000 रुपए का हमारा आउटफ्लो होगा अगर ये हमारा परचेज ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, इसका ये मतलब है। ठीक ठीक है। अच्छा, है जी। ठीक हो गया। अब ये देखिए, हाँ मैं ये कह रहा था, क्या इसका कोई इम्पैक्ट होता है? हमारे फाइनेंशियल्स पे नहीं होता। ये देखिए अगर आप इधर आएंगे ये रिपोर्ट्स पे, और ट्रांजैक्शन जर्नल आप देखें, ट्रांजैक्शन जर्नल में देखें वो क्या कह रहा है, परचेज ऑर्डर क्रेडिट कर रहा है और इन्वेंट्री डेबिट कर रहा है। इन्वेंट्री कितने से, 10,000 रुपए से। अच्छा हम इसको देखते हैं कि क्या वाकई इन्वेंट्री डेबिट कर रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम्म, परचेज ऑर्डर से हमारे बैलेंस शीट का तो ताल्लुक नहीं है, ये तो कैंसिल भी हो सकता है। हम ऐसा करते हैं, रिपोर्ट्स में आके इन्वेंट्री के अंदर आके इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटेल देखते हैं, ऑल कर देते हैं। देखें इसमें कहीं आपको केमिकल अल्फा नजर आ रहा है? नहीं। इसका ना मतलब है अमाउंट पर, नजर आ रही। हाँ, इसके अंदर देखें, इसका अब 1,020 रुपए की टोटल इन्वेंट्री आ रही है। हम बैलेंस शीट में जाकर भी देख लेते हैं। देखें 1,020 रुपए की आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हालांकि ये यहाँ पर ट्रांजैक्शन जर्नल में दिखा रहा है, तो ये एक जो एंट्री है ना, देखें यहाँ लिखा है टाइप में परचेज ऑर्डर, तो ये परचेज ऑर्डर है, ये दिखा तो रहा है इसकी, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, लेकिन इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस में, ना ही बैलेंस शीट पे। ठीक है। ठीक है। चल, अब हमारे पास हुआ ये कि उन्होंने 1-2 दिन में डिलीवरी कर दी, और हमारे पास सिर्फ डिलीवरी आई है।
अभी माल नहीं यानी इनवाइस नहीं भेजी, सिर्फ डिलीवरी आई है। ये एक स्टेप क्विक बुक्स में मौजूद है, हम उसको परफॉर्म करते हैं, हम डायरेक्ट इनवाइस सेलेक्ट नहीं करते। हमारे पास हमारे गोडाउन में माल आया, हमने देखा डिलीवरी ऑर्डर लगा हुआ था, और 100 आइटम थे, 100 में से उसने 50 भेजे हैं मुझे। तो मैंने देखा 50 बिल्कुल ठीक थे, तो मैं गया, मैंने कहा रिसीव आइटम। रिसीव आइटम पे जब मैं गया तो मैंने अहमद इंडस्ट्रीज लिया। उसने कहा यस। मैंने कहा हाँ, एक पे ऑर्डर मेरा परचेज ऑर्डर है, उसको मैंने क्लिक किया, खुद उठ के आ जाएगा, पॉपअप ही हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मेरी क्वांटिटी कितनी आई है, 50 आई है। ठीक है। ठीक है। और अब उसने क्या किया, 5,000 रुपये से बुक कर दिया। मैंने 50 क्वांटिटी रिसीव किए, देखें आइटम रिसीव, और मैंने इसको सेव कर दिया। मैं दोबारा दिखाता हूँ, मैंने इसमें कुछ भी खास नहीं किया। मुझे मेरे गोडाउन वाले ने कहा अहमद इंडस्ट्रीज ने 50 डब्बे बेच दिए हैं, मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो उसने क्या किया, रिसीव आइटम किया, और रिसीव हम्म। उसने बिल नहीं भेजा था। उसने कहा था भाई मैं बिल जब पूरे पैसे पूरा माल भेज दूंगा ना, मैं बिल तब भेजूंगा। तो मैंने अहमद इंडस्ट्रीज सेलेक्ट, खुद आ गया था ऑटो, मैंने टैब दबाया। उसने मुझे कहा कि भाई इसका तो परचेज ऑर्डर ओपन है, मैंने यस किया। मैंने कहा हाँ हाँ ये बिल्कुल वैलिड है, ओके किया। और भी तो हो सकते थे ना परचेज ऑर्डर एक ही पार्टी के। तो यहाँ से वो इसलिए दिखा रहा है डिफरेंट परचेज ऑर्डर्स के, जो भी अवेलेबल है आप उसको टिक करें जो आपका रेलेवेंट परचेज ऑर्डर है। क्योंकि उसके डिलीवरी ऑर्डर के ऊपर आपका पीओ का नंबर आ रहा होगा, जिससे आप उसको ट्रैक कर लेंगे। तो हमारा पीओ नंबर 2 था। उसके डिलीवरी नोट को देखते हुए हमने कहा कितना आइटम आए, 50 आए, तो हमने यहाँ 50 डाल के टैप किया और उसको सेव कर दिया। क्लियर। ठीक हो गया। जी अब क्लियर। अब क्या हुआ, चंद दिनों के बाद, अच्छा अब देखें यहाँ पे आइटम आ गया। अब जब आइटम आपके पास आ गया है ना, तो अब देखिए क्या होगा। आइटम रिसीव हो गया है ना, तो अब रिपोर्ट्स में जाकर जरा ट्रांजैक्शन जर्नल देखें उसने क्या किया है। उसने अकाउंट पेबल आपका क्रिएट कर दिया है 5,000 से, और इन्वेंट्री 5,000 से इन कर दी है। अब आप ये कह सकते हैं कि जुनेद भाई इनवाइस तो अभी आई नहीं है, तो ये क्यों ऐसा हुआ। देखें इनवाइस लेकिन तो नहीं, इन्वेंट्री तो आ गई है। हाँ इन्वेंट्री तो आ गई ना, इन्वेंट्री की तो रिस्क एंड रिवॉर्ड आपकी तरफ आ गए हैं। तो ये देखें, अगर वेंडर बैलेंस समरी में मैं जाऊंगा, देखें यहाँ पर 5,000 रुपये भी इस पार्टी के आ गए, अहमद इंडस्ट्रीज के। देखें लाइबिलिटी भी बुक कर दी उसने, और मेरी ठीक। इन्वेंट्री भी इंक्रीज कर दी होगी। हमारी 1,000 कुछ की इन्वेंट्री थी। अब हम फाइनेंशियल्स में देखते हैं हमारी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री कितने की आ रही है। ये देखें 6,000 की उसने इन्वेंट्री कर दी। ठीक है। इनवाइस आई ठीक है। नहीं है, ठीक है, वो इनवाइस भेज देगा तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन अकाउंटिंग इफेक्ट उसने डाल दिया है। अब हुआ ये कि अगली जो इनवाइस, अच्छा ठीक है, हम एक और आइटम रिसीव कर लेते हैं। अब ये तो आप समझ ही गए, तो हम इसी को एडिट कर लेते हैं, बजाय इसके कि मैं एक और करूं। हम इसी को एडिट कर लेते हैं कि 100 आइटम आ गए थे। ठीक है। इसको मैंने ठीक एडिट है। कर लिया, तो इससे आपको ही पता चल गया, मेन में आकर आप इसको सेव कर लें। हो गया। तो कह रहे हैं यहाँ से आप इसको नंबर सही कर लें। यस, सेव कर दिया। अगेन हमारे पास ऑर्डर पूरा आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास इनवाइस 2-3 दिन बाद इनवाइस दे दी, हम आइटम रिसीट को कन्वर्ट कर देंगे इनवाइस में। कैसे, वेंडर, ये रहा इंटर बिल फॉर रिसीव्ड आइटम, उस पर मैंने क्लिक किया, और मैंने इस पे क्लिक किया और ओके कर दिया। ये ठीक देखें है। इसने कुछ भी नहीं किया, उस आइटम रिसीट के फॉर्म को एज इट इज कन्वर्ट करके यहाँ बिल दे दिया। ठीक है। और तमाम ठीक है। चीजें वही हैं, आप यहाँ पे इनवाइस का नंबर डाल दीजिएगा जो पार्टी की इनवाइस थी, और उसको सेव कर दीजिएगा। और वेंडर सेंटर पे देखिएगा, स्केप करके बाहर आ जाएंगे, या वेंडर सेंटर पे देखिएगा क्या होगा। ये देखें, यहाँ परचेज ऑर्डर था और ये बिल था। अब देखें आइटम रिसीव जो एक टेम्पररी ट्रांजेक्शन हुई थी, वो यहाँ से खत्म हो गई है। और बिल को क्लिक करके आप रिपोर्ट्स में जाइए और देखिए ट्रांजैक्शन जर्नल में क्या एंट्री हुई। अब देखें बिल रिकॉर्ड हो गया, जो कि लास्ट स्टेप था हमारा, और इन्वेंट्री डेबिट हो गई और अकाउंट पेबल क्रेडिट हो गया। और ठीक बिल हो में गया। आपने एक ख्याल ये करना था, अच्छा आपने खुद क्योंकि फिक्स किया हुआ था कि 60 डेज में पेमेंट करेंगे, तो देखें नेट 60 डेज टर्म में खुद उठ के आ रहा है। और भी जो जो भी पर्टिकुलर आप डालना चाहें यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता था, एक और ऑर्डर हमने किया, हम एक, अच्छा ये ऑर्डर था ना,
हम सेम ऑर्डर करते हैं और आप इसको एडिट करें। अब आपने एक और ऑर्डर करना है, आप बजाय सारा टाइप करें, आप एडिट में आके डुप्लीकेट ऑर्डर कर दें। डुप्लीकेट परचेज ऑर्डर, वो परचेज ऑर्डर 2 था, अब देखें उसने इसको 3 कर दिया। इसमें आप क्वांटिटी कर दें लेट्स से 300। ठीक है, और ठीक है। इसको आपने सेव कर दिया। मेन यहाँ आगे सेव कर दिया आपने इसको। क्लोज कर दें इसको आप। सेव हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आइटम, अब देखिए इसको अगर आप देखेंगे वेंडर सेंटर को, तो ये हम्म। 10,000 का पीओ था, 10,000 का बिल आया हुआ है, लेकिन ये पीओ तो ओपन है आपका। तो आप अगर, ऐसा भी तो हो सकता है आइटम और बिल एक साथ आ जाए। तो यहाँ पे आप आए वेंडर, ये देखें रिसीव आइटम एंड इंटर बिल, दोनों ऑप्शन एक साथ भी एक्सरसाइज हो सकते हैं। तो डायरेक्ट बिल रिपोर्ट हो जाएगा और देखें तमाम चीजें वही रहेंगी। आप बस इस पे क्लिक कर देंगे और इस पे क्लिक करके आप ओके कर दें, सारा माल आ गया या आधा आ गया, जितना भी आ गया आप रिकॉर्ड करें। आप इसको सेव कर दें, आपकी ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई। ये ठीक देखिए, हो गया। अब हम इन दोनों बिल्स की पेमेंट करना चाहते हैं एक चेक से। ठीक है, तो आप आइए ठीक है। वेंडर पे बिल। पे बिल में आएंगे, देखें दोनों बिल आ रहे हैं। एक ये रहा, हमने इस बिल का देखें नंबर नहीं लिखा था या नंबर भी नहीं आ रहा। हमने क्योंकि 60 दिन का लगाया हुआ था, तो देखें उसने ड्यू डेट दिखाई कि ये 16 मई को पेबल है और ये भी 16 मई को पेबल है, 60 दिन के बाद पेबल है। क्योंकि हमने ठीक है। पेमेंट हम इसकी 60 दिन, हम जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। हम एक चेक से दोनों को पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप इस पे क्लिक करें और इस पे क्लिक करें। हम पेमेंट के भी डिफरेंट ऑप्शन देखने वाले हैं। तो आप दोनों पे क्लिक कर दें, तो ये इस पे क्लिक करेंगे तो ये 10,000 और ये 30,000 उठ के यहाँ आ जाएंगे। 10 और 30 टोटल हो गया 40। यहाँ से आप ठीक है। डेट सेलेक्ट करें चेक की, और असाइन चेक नंबर पे क्लिक करें, यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट करें जो भी है, और पे सेलेक्टेड बिल करें, यहाँ अपना चेक का नंबर डाल दें और ओके कर दें। अब देखें ये बिल पे हो गया, डन। अच्छा, मैं करता हूँ पे मोर बिल। अब इस विंडो में देखें बिल खत्म हो गया। ठीक है, ठीक हो गया। अब वो बिल नहीं आ रहे यहाँ पे। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, पहले अभी हम अब इसको बैकएंड पे हमारी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली exactly। अब हम एक काम करते हैं, वेंडर टाइम का कम लेजर। होता है तो। हाँ, वेंडर का लेजर देखते हैं क्या हुआ। वेंडर बैलेंस डिटेल में आप आइएगा। वेंडर सॉरी, अच्छा ये अनपेड की लिस्ट भी आती है एक, इसको हम पहले देखते तो अच्छा था ज्यादा, इसको अभी देखेंगे, कोई बात नहीं दोबारा देखेंगे। पहले हम वेंडर बैलेंस डिटेल देखते हैं। वेंडर बैलेंस डिटेल खोलेंगे तो ये क्विक बुक्स क्या करता है, डेबिट क्रेडिट व्यू के बजाय अमाउंट ले लेता है। तो आप डेबिट क्रेडिट व्यू जो ट्रेडिशनल व्यू है उस पर ले आए अपने आप को, ज्यादा अच्छा नजर आएगा। इसका तरीका ये है कि आप इस रिपोर्ट पे, यहाँ कस्टमाइज रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए और आप क्या कीजिए कि अमाउंट से चेक हटा दें और डेबिट और क्रेडिट पे चेक लगा दें और ओके कर दीजिए। ठीक। अब ये देखिए आपके पास, यहाँ देखें अहमद इंडस्ट्रीज आ रहा है। आपको नजर आ रहा है कि ये 10, अच्छा वेंडर का क्रेडिट साइड बताती है पैसे अदा करने हैं और डेबिट साइड बताती है पैसे अदा कर दिए। तो अब ये देखिए आप कि 10,000 रुपये का बिल था, लाइबिलिटी थी, पे करना था, ये देखें इसका टाइप भी बिल है। उसके बाद 30,000 रुपये का बिल है, ये देखिए बिल है, पे करना है। और 40,000 रुपये से इस चेक नंबर से हमने, यहाँ क्या आ रहा है, बिल पेमेंट चेक, चेक से हमने बिल पेमेंट कर दी इसकी। अगर आप इसको क्लिक ठीक करें हो गया। और इसकी आप ट्रांजैक्शन देखना चाहें कि क्या ट्रांजैक्शन हुई है बैकएंड पे, आप रिपोर्ट पे आइए, ट्रांजैक्शन जर्नल। तो ये देखें क्या कर रहा है, अकाउंट पेबल को ये डेबिट कर रहा है और उस अकाउंट पेबल में जो सब्सिडरी हेड है अहमद इंडस्ट्रीज, उसको डेबिट कर रहा है और चालीस हाँ। हजार रुपए से बैंक को क्रेडिट कर रहा है। तो देखें ये इसका ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन व्यू आ गया आपके पास। ठीक है। ठीक हो। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, हम इस चेक को डिलीट कर देते हैं। चेक को खोला, एडिट में आए, इसको हमने कर दिया डिलीट। अब क्या होगा, अब देखिए दोबारा से हम इस लेजर को देखें। अब ये देखें 40,000 रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट आ रही हो गई है। ठीक है, लेजर में क्रेडिट साइड पे 40,000 रुपए आ रहे हैं। वेंडर के क्रेडिट साइड पे अगर कुछ रकम आती है, इसका मतलब है लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, इसी तरह से रिपोर्ट में आइए और यहाँ पर वेंडर में देखें एक लिस्ट आती है अनपेड बिल्स की, डिटेल में देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भी देखें, आपको नजर आ रहा होगा अहमद इंडस्ट्रीज के 2 बिल पेबल आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा,
अब मैं कहता हूं कि यार मैं एक बिल पे करना चाहता हूँ 10,000 वाला, वो भी आधा देना चाहता हूँ, 5,000 देना चाहता हूँ, उसकी रिक्वेस्ट आई है। तो मैं आऊंगा पे बिल। अब मैं ये वाला देना, इस पे क्लिक करूंगा, और 10,000 रुपये में मैं जितना देना चाहता हूँ वो यहाँ पे लिख दे, 5,000, बस। ओके, ये भी हम कर सकते हैं। हाँ, दिस इज, हम ये बिल्कुल कर सकते हैं। और आगे हम जब बढ़ेंगे ना थोड़ा सा एडवांस में, जो इसका इनकम टैक्स कटना है उसको भी हम एडजस्टमेंट सीखेंगे कि हम इनकम टैक्स भी इसमें कैसे देता है। 10,000 तो पूरे नहीं देंगे ना, उसका हम लोग 5.5% टैक्स भी काट रहे होंगे, तो उसका क्या होगा। ठीक तो है। वो भी हम ठीक इंशाल्लाह है। आगे देखेंगे, पहले हमारे बेसिक्स हमारे हो जाए। अगेन, चेक नंबर, डेट वेट डाला, और हमने कहा पे सेलेक्टेड बिल। अच्छा, बाजू का एक प्रॉब्लम होती है, चेक यहाँ लगा हुआ होता है तो वो चेक नंबर ही नहीं आता हमारा। तो आपने टू बी प्रिंटेड के बजाय असाइन चेक नंबर पे क्लिक करना है, और आप यहाँ पे आप चेक नंबर डाल देंगे। हमारा चेक नंबर था 000046। ओके कर दिया। तो अब आप देखिएगा अनपेड बिल, इसको डन कर दें। अब अनपेड बिल के अंदर देखें, अच्छा लेजर में देखें, 5,000 से डेबिट हो गया, और 35,000 रुपये से लेजर बुक हो गया। ठीक है। और ठीक हो। अगर अनपेड और लिस्ट देखें, अगर आप वेंडर अनपेड बिल की लिस्ट देखें, तो ये देखें आपको दिखाएगा कि अहमद इंडस्ट्रीज का ये वाले बिल के 5,000 बाकी हैं, और ये वाला बिल तो पूरा आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। यही यहीं पे रहते हुए, आप वेंडर सेंटर पे रहते हुए अहमद इंडस्ट्रीज पे क्लिक करके अगर आप ओपन बैलेंस पे क्लिक कर देंगे, तो आपको यहाँ से भी वो रिपोर्ट नजर आ जाएगी जो आपने अनपेड बिल की रिपोर्ट में जाकर देखा था। सही है। ठीक हो गया। ओके। और यहाँ पर जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो यहाँ पर हिस्ट्री के तौर पर आपके पास आ रही हैं। वेंडर स्टेटमेंट भी मेंटेन होगी। हाँ जी, क्या चीज। ये वेंडर स्टेटमेंट भी मेंटेन होगी ना ट्रांजैक्शंस में? हाँ, वेंडर लेजर भी आ गया आपका, अनपेड, और बिल्स की भी डिटेल आ गई, बिल्स एडजस्ट भी हो रहे हैं, आप उसको उसकी लेजर भी भेज सकते हैं। आप लेजर भेजना, वो क्या कहता है भाई मेरा लेजर भेज दो, ठीक है। आप वेंडर पे आए, वेंडर बैलेंस डिटेल पर आए, यहाँ से आप कस्टमाइज पे आए, उसके बाद यहाँ फिल्टर में आए, यहाँ से एन दबाएं, नेम पे आए। नेम में से आप सिर्फ अहमद को सेलेक्ट कर लें, दायरे में सबके लेजर तो उसको नहीं दे सकता। ये आ गया। अब इसको अगर आप डेबिट क्रेडिट व्यू पे लाना चाहते हैं, डेबिट क्रेडिट व्यू जैसे हमने कहा था वैसे कर दीजिएगा। और यहीं से आप क्या कीजिए, इसको प्रिंट कर दें या ईमेल कर दें। अगर आप ईमेल करेंगे, आप बोले ईमेल एज एक्सेल, ईमेल एज पीडीएफ, आप क्लिक करें, आपकी ईमेल जो सिस्टम में कॉन्फ़िगर हुई भी है उस पे ये अटैच करके आप ईमेल कर दें यहाँ से। और जस्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ से रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं। एक्सेल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके न्यू शीट से आप एक्सेल में डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। तो ठीक ये हो गया। एक एक परचे आइटम बनाया, वेंडर बनाया, पीओ हमने बनाया, परचेज ऑर्डर, और हमने आइटम रिसीव किया, या डायरेक्ट हमने बिल रिसीव कर लिया, तो इसका मतलब है आइटम आया है तो बिल आ गया है। ठीक है। तो और ठीक हमने हो उसकी गया। अकाउंटिंग एंट्रीज देख ली कि हमारी पीएनएल में कुछ भी नहीं गया, सिर्फ बैलेंस शीट पे ही रहे, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री डेबिट हो रही है और बैंक क्रेडिट हो रहा है, या इन्वेंट्री सॉरी, इन्वेंट्री डेबिट हो रही है, लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है, और लायबिलिटी डेबिट हो रही है और बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो आज की जो हमने चीजें की हैं, इससे प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई इम्पैक्ट नहीं गया। ठीक है। प्रॉफिट ठीक एंड हो लॉस गया। पे इम्पैक्ट तो तब जाएगा ना जब हम सेल करेंगे, और हमने पिछली क्लास में देखा था कि किस तरह से इन्वेंट्री आउट हो रही थी। पिछली क्लास में हमने इसको देखा था जब हमने कहा था सेल कर रहे हैं तो इन्वेंट्री आउट हो रही है, बैलेंस शीट से आउट होके कॉस्ट ऑफ सेल्स में जा रही। तो इस ठीक क्लास है। को लास्ट वाली क्लास से आपने कनेक्ट करना है, और फिर आप सैंपल बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स करेंगे। मैं अब ठीक है। ये मीटिंग खत्म हो रही है, हम दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपके सवालात लेता हूँ। जी ठीक हो गया।